Hello students, welcome to your chemistry class. This is your teacher Poonam Verma and we are dealing our chapter solutions for class 12. In our previous lecture, we deal about the Raoult's law. We deal about the solutions of two liquids. Today, we are going to deal with the topic Raoult's law for non-volatile solute. That means we are going to discuss vapor pressure of solution of solids in liquids. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब दो लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या होता है, उसके लिए हमारे पास एक लॉ जनरेट हुआ था. दैट लॉ वाज नोन एज राउल्ट्स लॉ. आई थिंक कि आपको वो लॉ याद होगा. आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे देख रहे हैं. कंडीशन ये है हमारे पास कि सॉल्यूशन तो लिक्विड फेज में है, बट नाउ टुडे हमारे पास जो सॉल्यूट है दैट इज इन सॉलिड फेज. तो अब इसके लिए क्या करना होगा? प्रेशर कैसे कैसे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ये हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में. स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जब लेक्चर देखते हैं उस वक्त अगर आप ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो आपको मेरी आवाज़ बेहतर सुनाई देगी. इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप ईयरफोन का यूज़ करिए ताकि आप मेरी आवाज़ को अच्छे से समझ सकें. Now today we are going to discuss the vapor pressure of solution of solids and liquids. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में होगा और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में होगा. एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना फेवरेट सॉल्यूशन ले लेते हैं, दैट इज हमारा चीनी पानी का सॉल्यूशन. चीनी सॉलिड है और पानी लिक्विड है. अगर हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर हम सॉल्ट को पानी में घोलेंगे तो जो नया वेपर प्रेशर बनेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे. और इसके आधार पर हम राउल्ट्स लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. क्यों मॉडिफाई करेंगे? क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था राउल्ट्स लॉ जब दोनों कंपोनेंट हमारे पास लिक्विड थे और दोनों ही वोलाटाइल थे. आज का हमारा जो केस है उसमें जो सॉल्यूट हमारा है दैट इज नॉन वोलाटाइल. दैट मीन्स वो वेपर फेज में नहीं जाएगा. वेपर फेज में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे. तो ऐसे कंडीशन में द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन प्योर सॉल्वेंट. अब ये बात कैसे होगी कि वेपर प्रेशर कम कैसे हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट में? तो उसको समझने के लिए हम लोगों को पता है कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन. इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेनन है. इवेपोरेशन जरूरी है इसलिए क्योंकि जो इवेपोरेशन होगा वही वेपर जनरेट करता है और उसी वेपर की वजह से वेपर प्रेशर होगा. तो यहाँ हमने दो केस लिए हुए हैं. पहला केस है जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है. प्योर सॉल्वेंट इवेपोरेट करेगा through its surface because evaporation is a surface phenomenon. यहाँ सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब लिक्विड से गैसेस फेज पे जा रहे हैं. दैट मीन्स वेपर जनरेट कर रहे हैं और यही वेपर जो सरफेस के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा दैट विल नोन एज वेपर प्रेशर. यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सरफेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. नाउ दूसरा कंडीशन, हमने इस सॉल्वेंट में माना कि ये सॉल्वेंट पानी था हमारा, इसमें हमने थोड़ा चीनी डाल दिया. तो चीनी दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, वो चूंकि सॉल्यूशन में मिला हुआ है, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, तो सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है दैट विल आल्सो ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया. कुछ सरफेस एरिया जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई करेगा. यहाँ मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉलिड डॉट से दिखाया हुआ है, सॉलिड बॉल से दिखाया हुआ. देखिए सरफेस के ऊपर इसने भी कुछ जगह ऑक्यूपाई किया हुआ. अब क्या होगा? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन. सरफेस से मॉलिक्यूल्स निकल करके ऊपर जा रहे हैं, मतलब वेपर बना रहे हैं. यहाँ पे पूरा का पूरा जो सरफेस है वो लिक्विड का ना होकर के कुछ नॉन वोलेटाइल पार्ट्स भी हैं दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर. दैट मीन्स इस केस में जो वेपर बनेगा दैट विल बी लेसर देन if we compare the vapor to this case. होगा क्या? इसका नतीजा क्या कि यहाँ पे वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा. And now this decrease in vapor pressure depends on the quantity of the solute.
Now this decrease in vapor pressure only depends upon the quantity of the solute, not the quality, not the quality or the nature. मतलब जितना अमाउंट है सॉल्यूट का उसी पर ये डिक्रीज डिपेंड करेगा। अब ये कैसे हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूट के अमाउंट पे डिक्रीज करेगा। चूंकि सॉल्यूट के अमाउंट पे डिक्रीज करेगा तो इसको रिलेट करते हुए इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमको फिर से इस बात की जरूरत पड़ेगी। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तब हम इस बात की चर्चा फिर से करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो कैसे डिक्रीज होगा। तो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास में हमने देखा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of the liquid will be directly proportional to the mole fraction of the volatile solvent. मान लेते हैं हमारा एक केस ऐसा है जिसमें हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला हुआ है। मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट सॉल्वेंट इज कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट A, जो भी आप चाहें। कंपोनेंट 1 ऑब्वियसली सॉल्यूट विल बी इज कंपोनेंट 2। हमने सॉल्वेंट के लिए 1 माना है और सॉल्यूट के लिए 2 माना है, तो आगे हम इसी की चर्चा करेंगे। ना अगर केस ऐसा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट विल बी ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा दैट विल इन जनरल विल बी डिनोटेड बाय P1। According to Raoult's law, this P1 will be directly proportional to X1। जहाँ आप समझ रहे हैं कि P1 is partial pressure due to the solute and P1 is the partial pressure due to the solvent and X1 is the mole fraction of the solvent। Now जब proportionality sign को हम हटाते हैं यहाँ से तो in general हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाएंगे P1 नॉट X1। दिस इज आवर राउल्ट्स लॉ। अब ये P1 नॉट क्या चीज है? ये P1 नॉट जो है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम अपनी बात को तय कर लेते हैं कि P1 क्या है, X1 क्या है, P1 नॉट क्या है। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं P1 is directly proportional to X1, P1 is equals to P1 not X1 where P1 is partial pressure due to solvent, P1 not is vapor pressure due to solvent and X1 is mole fraction of solvent। Obviously जो vapor pressure होता है that will only depend upon the mole fraction of the solvent। जितना ज्यादा solvent होगा उतना ही ज्यादा mole fraction होगा, क्या ऐसी बात है। अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ खींचना चाहें, इस इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो we will have to take 2 axes। एक एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन को रखेंगे, दूसरे एक्सिस पर हम पार्शियल प्रेशर को रखेंगे। पार्शियल प्रेशर को हम इंडिकेट कर देते हैं P1 से। ये ग्राफ जो है ये स्टार्ट होगा ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं, थीटा का वैल्यू 0 है और y इक्वल्स टू mx है। दैट मींस दिस स्ट्रेट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ही पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ आते आते अगर मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है
then this will be the vapor pressure of the solvent. ये जो वैल्यू आएगा प्रेशर का, दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर का मतलब है कि जब प्योर स्टेट में सॉल्वेंट होगा तब उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा, दैट विल बी नोन एज वेपर प्रेशर. और जब मिक्सचर के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा तब जो प्रेशर जनरेट होगा, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आवर ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, राउल्स लॉ की वजह से ग्राफ जो था हमारा वो कुछ ऐसा ही था. उसमें हमने दो लकीर बनाया था क्योंकि वहां पे हमारा दोनों ही लिक्विड पोर्शन जो था वो वोलेटाइल था. आज हमारे पास एक कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल है जबकि दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है. इसलिए इस ग्राफ में सिर्फ एक लाइन होगा जो स्ट्रेट होगा और ओरिजिन से पास करेगा. नाउ अब बात हो रही है कि the vapor pressure of the solution is found to be less than the pure solvent. Obviously ये जो vapor pressure generate हुआ है, this is less than the vapor pressure due to the pure solvent. अब ये कितना कम है इसको देखते हैं हम लोग. इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे जो टॉपिक हमारे पास आएगा, that will be the relative lowering in vapor pressure. यानी अब हमको पता करना है कि वेपर प्रेशर कम तो हुआ लेकिन वो कितना कम हुआ विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट. दैट विल बी नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अगर सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होता तो वेपर प्रेशर क्या होता, दैट विल बी P1 नॉट. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए हम लोग काम शुरू करते हैं. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट विल बी इंडिकेटेड बाय डेल्टा P. डेल्टा P भी इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1. यहाँ पे P1 नॉट क्या है, P1 नॉट इज, हमने पहले भी देखा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. P1 क्या है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था P1 is equals to P1 नॉट x1. अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था. अब यहां से हम P1 नॉट को कॉमन ले लें. क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस x1. और आपको पता है, आप मोल फ्रैक्शन से ये जानते हैं कि 1 माइनस x1 विल बी इक्वल्स टू x2. डेल्टा पी क्या निकल कर के आया हमारा, दैट इज P1 नॉट x2. नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय P1 नॉट, हम इस इक्वेशन को P1 नॉट से डिवाइड कर देते हैं. देन इट विल बिकम डेल्टा P बाय P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2. हियर डेल्टा P क्या चीज है तो हमें पता है, डेल्टा P है हमारा P1 नॉट माइनस P1 divided by P1 is equals to x2. देखिए, this is our lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure divided by partial pressure will be known as, divided by vapor pressure will be known as relative lowering in vapor pressure. Lowering vapor pressure में lowering हुई है, किसके रिलेटिव, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिलेटिव में. सो दिस क्वांटिटी विल बी नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. बिल्कुल आसान था ये कैलकुलेशन. दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो हम अब राउल्स लॉ को एक नए तरीके से भी डिफाइन कर सकते
सकते हैं। क्या है डेफिनेशन गाइड? रेडॉक्स लॉ को अगर हमको डिफाइन करना होगा नए तरीके से, then we may say that relative lowering in Weber pressure of a solution containing non-volatile solute will be equals to the mole fraction of the solute at a given temperature. इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन क्या कह रहा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको, डेफिनेशन को। राउट्स लॉ में भी स्टेटेड एज, आप अपने नोट्स में लिखेंगे, राउट्स लॉ में भी स्टेटेड एज रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute will be equal to the mole fraction of the solute at a given temperature. आपको साइंस में डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास इक्वेशन है, यू कैन जनरेट योर ओन डेफिनेशन। देखिए मैंने यहाँ पे वही बात लिखा है जो ये इक्वेशन में कहा गया है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर will be equals to the mole fraction of the solute of a solution containing any non-volatile solute, and this will be constant at a given temperature. ऑब्वियस बात है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे दैट विल बी इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। सो जब भी हम सॉल्यूशन का काम कर रहे हैं वी हैव टू क्लैरिफाई द टेम्परेचर आल्सो, दैट मींस वी हैव टू पुट द टेम्परेचर एट कांस्टेंट। आई थिंक आज का लेसन आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो दिस विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। पढ़ेंगे हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको प्रैक्टिस करें, इससे गो थ्रू हुई, अपनी किताब अपने टेक्स्ट बुक में चाहिए, साइड बुक्स में चाहिए, इसको देखिए और इस पर रिलेटेड कुछ सवाल मिलेंगे आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उसको भी डील करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आराम करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षा कभी भी हो सकती है और परीक्षा तो होगी ही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड please do like, share and subscribe the channel if you are liking the way of my teaching. Thanks for watching. Students, here is an important announcement. As you know कि I am not very technical right now. तो ये चैनल डेवलप करने के चक्कर में हुआ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, जिसको ठीक करने के लिहाज से हमको अपने चैनल को फिर से रीलॉन्च करना पड़ेगा। हमको अपना मेल आईडी चेंज करना पड़ेगा और चैनल को रीलॉन्च करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चैनल को कंटिन्यू करना चाहते हैं या मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि जब मैं नए चैनल की बात करूं तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें और ठीक वैसे ही हमको अप्रिशिएट करें जैसे आप अभी अप्रिशिएट करते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं अपने नए चैनल पर ही पढ़ाऊंगी आपको। ये चैनल को हम लोग वाइंड अप करेंगे और नए चैनल पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो डोंट बी अफ्रेड कि चैनल बंद हो रहा है। ये चैनल हट जाएगा, आपके लिए नया चैनल आ जाएगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहेगी। जैसा आप अभी हमको सपोर्ट करते हैं प्लीज सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये फील्ड मेरे लिए नया है। धीरे धीरे करके हम भी सीख जाएंगे और आप भी सीख जाएंगे और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते पढ़ाते